अस्सलाम स्टूडेंट्स। अच्छा बेटा, ये मैंने आपके सामने कल जो टास्क दिया था उसमें से एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया है। और बाकी आप ऑलमोस्ट सब स्टूडेंट्स ने ही सॉल्व करके मुझे भेज दिया था। तो वो आप लोगों की तरफ से टास्क कंप्लीट है। और जिससे ये जाहिर होता है कि डायमेंशंस का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, हमने डायमेंशंस कैसे निकालनी है, और डायमेंशन की मदद से जो हम फर्दर ये बेस यूनिट्स निकालते हैं, हमें ये भी क्लियर है। एक स्टेप आगे मूव करते हैं डायमेंशनल एनालिसिस के बेनिफिट्स की तरफ। पहला तो ये था कि हमने करेक्टनेस चेक कर ली कि क्या कोई फिजिकल इक्वेशन ठीक है या नहीं, वो हमने कल सीख लिया था। अगला है पॉसिबल फार्मूला ड्राइव करना है डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से, तो हम वो कैसे कर सकते हैं। तो आज इसको सीखते हैं। पहले मैं आपको क्वेश्चन शेयर कर दूं। फॉर एग्जांपल हमारी बुक में एग्जांपल नंबर 1.4 है, और इसकी स्टेटमेंट देखते हैं, फिर स्टेप बाय समझेंगे कि हमने फार्मूला कैसे ड्राइव करना है। बेटा एग्जांपल की स्टेटमेंट ये है कि डेराइव ए फार्मूला फॉर द सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ सर्कल विद यूनिफॉर्म स्पीड। वो ये कह रहा है कि सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए फार्मूला ड्राइव करें, और सेंट्रीपिटल फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है जो कि किसी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर ट्रैक पे यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करवा रहा होता है। अज्यूमिंग दैट सेंट्रीपिटल फोर्स डिपेंड्स ऑन, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ से स्टार्ट होती हैं कि जो भी चीज का फॉर्मूला ड्राइव करने जा रहे हैं वो आपको बताएगा कि किन फैक्टर्स के ऊपर वो डिपेंड करता है। तो उसने ये कहा कि सेंट्रीपिटल फोर्स डिपेंड करता है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पे, रेडियस ऑफ द सर्कल पे, एंड यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब तीन चीजें उसने बता दी: मास, रेडियस, यूनिफॉर्म स्पीड। अब हम इसी को बेस बना के फॉर्मूला ड्राइव करें। अब जब आप फॉर्मूला ड्राइव करने की तरफ जाएंगे तो उसने पहली चीज जो आपको बोली, उसने ये कहा कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये डिपेंड करती है मैथ्स पे। तो आपने लिखना कि आपने लिखना है सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू मैथ्स। और इसकी कोई भी पावर ले लें, एक्स वाई जी, मैं सपोज कर लेता हूँ इसकी पावर है ए। इसको आपने कहना है दिस इज इक्वल टू 1। उसके बाद अगली चीज उसने दूसरा ये कहा था, ये डिपेंड करती है रेडियस पे। तो आप वो लिख लें सेंट्रीपिटल फोर्स। ये आप स्टेटमेंट आपने अपने सामने रखनी है, मैं आपको स्टेटमेंट दोबारा दिखा देता हूँ। ये था पहली चीज, उसने कहा मैथ्स पे, दूसरा उसने लिखा रेडियस ऑफ द सर्कल, और तीसरा यूनिफॉर्म स्पीड। हम इनके साथ इसका लिंक करने जा रहे हैं। इक्वेशन नंबर 2 हम लिखेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोपोर्शनल है रेडियस की, और इसकी पावर आप ले लेंगे बी। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। थर्ड उसने कहा यूनिफॉर्म स्पीड पे, तो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोपोर्शनल कर देना आपने स्पीड के, और इसकी कोई भी पावर ले लें सी। अच्छा, इनमें से आप किसी को भी इक्वेशन 1, 2 या 3 लिख सकते हो, और किसी की भी पावर ए बी सी लिख सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं। जब आप ये लिख लेंगे तो उसके बाद आपने इन तीनों इक्वेशंस को कंबाइन करना है। तो आप लिखेंगे ऑन कंबाइनिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3। अच्छा, इनको कंबाइन करने का तरीका कर क्या होता है बेटा? जब भी आपने इस तरह इक्वेशंस को कंबाइन करना है तो जो कॉमन चीज होती है वो एक दफा आएगी। सेंट्रीपिटल फोर्स था, ये कॉमन था। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सब में कॉमन है। और जो कॉमन चीजें नहीं है उनको आपने आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो कौन कौन सी चीजें हैं? मैस है, इसकी पावर ए, रेडियस है बी, और वेलोसिटी सी। देन इस साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हमने खत्म करना है। साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को जब हम खत्म करते हैं तो आपने याद रखना है ये कन्वर्ट हो जाता है दो चीजों के अंदर, इक्वल एंड कांस्टेंट। तो इसकी जगह लगेगा इक्वल और कोई कांस्टेंट। ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी की जगह ये चीज आ गई। उसके बाद बाकी इक्वेशंस आपने वैसे ही लिख देनी है। वो है एम ए आर और बी सी। इसको आप कह लें इक्वेशन नंबर 4। अब यहां से हमारा मेन टास्क स्टार्ट होता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। वो ये कहता था इक्वेशन की दोनों साइड की जो डायमेंशंस होती हैं वो क्या होती हैं? सेम होती हैं। तो हम देख लेते हैं दोनों तरफ की डायमेंशंस को लिख के। सबसे पहले इस तरफ है फोर्स।
तो फोर्स का डायमेंशन बनेगा ml t-2। हम फोर्स की डायमेंशन लिखेंगे यहाँ पे ml t-2 इक्वल्स कांस्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं है, मास की डायमेंशन हैं m, लेकिन इसकी पावर क्या आएगी a। उसके बाद रेडियस लेंथ में आता है इसकी पावर b। और वेलोसिटी, वेलोसिटी की डायमेंशन होती हैं lt-1 और इसकी पावर क्या है c है। तो ये वाली साइड किस चीज के इक्वल आ जाएगी, ये बनेगी ma और इसकी पावर c और t की पावर -c। किस तरह से, ये c पहले इस इधर 1 था, कुछ नहीं था, तो 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो l की पावर c और t की पावर -1 मल्टीप्लाई बाय c, t की पावर -c होगी। और इस तरफ की डायमेंशंस थी ml t-2। अब यहाँ पे ये लेंथ 2 दफा है, तो इसको कॉमन कर लेते हैं, ये बनेगा m a लेंथ, बेस सेम है, पावर z हो जाएगी b प्लस c और t की पावर -c और इस तरफ ml t-2। यहां से ऑनवर्ड हमने इनकी पावर्स को कंपेयर करना है। अब चूंकि ये दोनों तरफ की डायमेंशन सेम है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे अगर मैं मैथ को कंपेयर करता हूं तो उसकी वैल्यू है पावर 1 और दूसरी तरफ पावर क्या है ए है। ए का वैल्यू मैंने ऑब्टेन कर लिया, वो क्या आ जाएगा 1। सिमिलरली सी की वैल्यू निकालना भी आसान है, टी को कंपेयर करके। इस तरफ है -2t के ऊपर, टी को कंपेयर किया और इस तरफ टी की पावर है -c, तो ये इम्प्लाई ये करता है कि सी का वैल्यू आ गया 2। हमारे पास ए और सी की वैल्यूज आ गई। अब रह गई लेंथ वाली, इसको पावर को कंपेयर करते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड पे 1 है पावर लेंथ की और राइट साइड पे है b प्लस सी। अब हमें b की वैल्यू चाहिए, तो वो आएगी 1 - c। वैल्यूज पुट करते हैं, 1 - c की वैल्यू है 2, तो b की वैल्यू आ गई हमारे पास -1। बेटा मेन आपका काम ए बी और सी की वैल्यूज फाइंड करना होगा। यहाँ पे अगर डी आ जाता है तो फिर डी की वैल्यू भी, ये तीनों वैल्यूज हमारे पास यहाँ पे आ चुकी हैं। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -1 और सी की वैल्यू 2। इन वैल्यूज को आपने इस इक्वेशन नंबर 4 के अंदर पुट करते हैं। अच्छा, अब इनको इक्वेशन नंबर 4 में पुट करते हैं। इक्वेशन 4 में दोबारा लिख देता हूँ आपके सामने, वो ये थी एफ सी इक्वल्स कॉन्स्टेंट एम ए आर बी बी सी। यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं, एफ सी आ गया, कांस्टेंट कुछ भी पुट कर लें आप, के फॉर एग्जांपल सपोज कर लें, एम। एम की पावर ए की वैल्यू हमें कहाँ से मिलेगी, हमें ए की वैल्यू यहाँ से देखनी है, ए की वैल्यू 1 है, तो हम ए की वैल्यू पुट करते हैं, तो एम की पावर 1। उसके बाद आर, आर के ऊपर बी है, तो बी की पावर यहाँ पे -1 आई थी, हम बी की वैल्यू -1 पुट करते हैं, बी की वैल्यू -1 और बी सी की पावर 2 आई थी, ये पुट कर देते हैं। इसको फर्दर लिखेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं के जी एम बी का स्क्वायर। आर की पावर प्लस करने के लिए इसको कहाँ पे ले जाएं, नीचे ले जाएं। इस तरह से आप सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हो। अब ये जो के है ना, ये तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है और डायमेंशनल एनालिसिस हमें इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता, ये हम एक्सपेरिमेंट्स और मैथमेटिकल वे से मिलते हैं। हम सपोज कर लेते हैं कि मैथमेटिकली जब हम करते हैं तो के की वैल्यू 1 आ जाती है, तो फिर सेंट्रीपिटल फोर्स का एग्जैक्ट फार्मूला क्या बन जाता है, एम बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। दिस इज द फार्मूला फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स। इस मेथड को यूटिलाइज करते हुए हम किसी भी फिजिकल इक्वेशन का फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं, लेकिन हमें इस कांस्टेंट के बारे में डायमेंशंस में कुछ नहीं बताया। हमने अपने नॉलेज को या मैथमेटिकल और एक्सपेरिमेंटल वे के अंदर हमने ये वैल्यूज फाइंड करते हैं, तो हमें पता है यहाँ पे के की वैल्यू क्या आती है
1 आती है तो हमने यहाँ पे के की वैल्यू क्या पुट की, के की वैल्यू 1 पुट करके हमने ये आंसर निकाल दिया। डन। एक एग्जांपल और देखते हैं इसी टॉपिक से रेलिवेंट। ये बुक में आप देख सकते हैं इस पैटर्न को यूज किया हुआ है। जी, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 1.8। मैं आपको समझा देता हूँ, ये आपने एज अ होम टास्क करना है। यहाँ पे आपको समझ नहीं आएगी मेरे से पूछ सकते हैं। मैं आपको बेसिक में इन सब की अलग अलग डायमेंशन जरूर बता दूंगा। वो कहता है ड्राइव द फॉर्मूला फॉर द पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। द वेरियस पॉसिबल फैक्टर्स ऑन विच टाइम पीरियड में डिपेंड्स आर। पहला फैक्टर है लेंथ। आप लिखेंगे क्या, आप लिखेंगे टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ पावर ए ले लें। फिर इक्वेशन नंबर 2 बनेगी mass, time period is proportional to mass power p। फिर टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू थीटा, इसकी पावर c। और लास्ट पे टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल टू g। ये मैं आपको बेसिक इक्वेशन लिख के दे देता हूँ इसकी। पहली ये बनी थी टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ पावर a। दूसरा प्रोपोर्शनल टू m पावर b। तीसरा प्रोपोर्शनल टू थीटा पावर c। और चौथा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, और इसकी पावर टी। मतलब अब मेरे पास 4 इक्वेशंस बनी। अच्छा, डायमेंशंस लेंथ की आपको बताने की जरूरत नहीं है, याद नहीं है। इधर मैथ्स की आएगी। ये थीटा इंपॉर्टेंट है, कल मैंने बता दिया था। थीटा किस चीज के इक्वल होता है? थीटा, इसके यूनिट्स रेडियन है। एक्चुअली अगर आपने फार्मूला, आपको मैं एक रिवाइज करवा दूं तो आपने एक फार्मूला पढ़ा था, एस इक्वल आर थीटा, विच इम्प्लाइज दैट थीटा इक्वल एस ओवर आर। दोनों सेम क्वांटिटीज की रेशियो है। इस चीज का मतलब यहाँ पे क्या आएंगी, नो डायमेंशन। अच्छा, नो डायमेंशन को अब हम कैसे टैकल करेंगे? नो डायमेंशन को लिखा कैसे जाता है बेटा? इसको लिखा जाता है एम नॉट एल नॉट टी नॉट। ठीक है, इसकी जगह तो ये आ जाएगा। और लास्ट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन वाली डायमेंशन भी आएंगी एल टी माइनस टू। तो ये डायमेंशन मैंने आपको बेसिक बता दी है। ये 4 इक्वेशंस बना के आपने एज अ होम टास्क इसको सॉल्व कर लेना है और ये ड्राइव करने की फॉर्मूला कोशिश करनी है। आज मैंने आपसे नोट्स शेयर किए थे, तो कुछ उनको भी रिव्यू करते हैं हम। अभी तक जो हमने चीजें पढ़ी हैं, ताकि वो हमारी साथ साथ क्लियर हो जाए। एमसीक्यू नंबर 6 हम कर चुके हैं, सिलिकॉन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सैंड। एमसीक्यू नंबर 7 हो चुका है, कंप्यूटर चिप्स आर मेड ऑफ सिलिकॉन। एमसीक्यू नंबर 8 हमारा हो चुका है, द टोटल बेस क्वांटिटीज आर 7। एमसीक्यू नंबर 12 हो चुका है, द बेस यूनिट इन एसआई आर 7। मैस बेस क्वांटिटी होती है, ये भी हम कर चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेराइव्ड क्वांटिटी, ये आपने सारे एमसीक्यूज कर लिए हमें, तो इनको आपने एक दफा रीड कर लेना है। मैं टू दी पॉइंट जाता हूँ। ये वाला क्वेश्चन है 19। बेटा ये आपको कल मैंने होम टास्क दिया था, ऐसे यूनिट ऑफ कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये आप सबने निकाल लिया था, किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड। ये आज मैंने भी बोर्ड पे पहले पेज के ऊपर आपको दिखा दिया था, तो इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स ये आपको पता होना चाहिए। आगे मूव करते हैं हम। जो चीज़ें आपको टफ टाइम दे सकती हैं, हम उनकी पे ही जाते हैं। डायमेंशंस जी, ये एमसीक्यू नंबर 99 देखें। वो कहता है द डायमेंशंस एम नॉट एल टी नॉट। अब देखिए, एम नॉट और टी नॉट मतलब ना मैस का रोल है ना टाइम का रोल है, सिर्फ लेंथ है। तो फिर बाकी क्या आ जाएगी? ये डायमेंशन है किसकी? लेंथ की। इसी तरह अगर होता एम एल नॉट टी नॉट तो वो सिर्फ मैस होता। अगर वो होता एम नॉट
एल नॉट टी होता तो सिर्फ टाइम इसका आंसर होता। तो डायमेंशन को इस तरह से भी लिखा जा सकता है। 1/1 द रेशियो ऑफ डायमेंशन ऑफ पावर टू वर्क, इसको देख लेते हैं। पावर और वर्क की डायमेंशन का रेशियो क्या होता है? पावर डिवाइडेड बाय वर्क। अब दो तरीके बताए थे, बाय फार्मूला भी पावर होता है, वर्क डन पर यूनिट टाइम, और नीचे वर्क को वैसे रहने दें। फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा वर्क डिवाइडेड बाय वर्क मल्टीप्लाई बाय टाइम, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो डायमेंशन 1/t की t-1, इसको आप 1/t भी कह सकते हैं। आंसर हमारे पास देखते हैं, मौजूद था ये एक्जैक्टली 1/t। एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशंस MVR वाली ये आपने निकाली हुई है एक्सरसाइज में, ये हमारे पास क्वेश्चन था। अब ये डायमेंशन है, द डायमेंशन ऑफ स्क्वायर रूट L ओवर G इज द सेम एज दैट ऑफ। तो सिंपल हमारे माइंड में डायरेक्ट फार्मूला आना चाहिए जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन है। हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है E इक्वल्स 2 पाई स्क्वायर रूट L ओवर G। इक्वेशंस डायमेंशनली कंसिस्टेंट होती हैं, होमोजेनिटी प्रिंसिपल को फॉलो करती हैं, लेफ्ट और राइट हैंड साइड की डायमेंशन सेम। तो जब आप स्क्वायर रूट L/G की डायमेंशन दोगे तो वो एग्जैक्टली टाइम वाली है, हम निकाल के देख भी लेते हैं। देखिए लेंथ की डायमेंशन और नीचे LT-2, और स्क्वायर रूट खत्म होगा तो 1/2। ये लेंथ तो लेंथ से गया, टाइम ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा, और पावर 1/2 से, तो इसकी डायमेंशन एक्चुअली टाइम वाली आ जाएगी। तो आपने याद रखना है इसकी डायमेंशन एक्चुअली टाइम वाली। इसी तरह वो ये भी पूछ सकता था T = 2 पाई स्क्वायर रूट M ओवर K। स्क्वायर रूट M/K की डायमेंशन भी क्या होंगी, वही जो कि टाइम की डायमेंशन। इसका आंसर आ गया टाइम। द डायमेंशन ऑफ रिलेशन F मल्टीप्लाई बाय L ओवर M, ये कल हमने किया था कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन में, लास्ट था, लेकिन F की जगह T था, मैंने आपको कहा था यहाँ पे F भी हो सकता है। तो ये वेलोसिटी का फार्मूला था, V इक्वल F मल्टीप्लाई बाय L ओवर M, तो डायरेक्ट वेलोसिटी वाली इसकी डायमेंशन। आपके लिए नई टर्म है वॉल्यूम फ्लो रेट ऑफ फ्लूइड, इसकी डायमेंशन बतानी है। वॉल्यूम फ्लो रेट क्या चीज? बेटा वॉल्यूम फ्लो रेट होता है वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। वॉल्यूम ओवर टाइम, इसको बोलते हैं सिर्फ फ्लो रेट या फिर वॉल्यूम फ्लो रेट। इसकी डायमेंशंस वॉल्यूम की डायमेंशंस हो गई लेंथ का क्यूब, और नीचे टाइम है टी, ये बनेगी L3 और T-1, ये वॉल्यूम फ्लो रेट। इसको लिखने का दूसरा तरीका ये भी हो सकता था, M है ही नहीं तो M0 कर दें, L3 कर दें और -1 कर दें। अगर कहीं आपको ये भी लिखी नजर आती है तो ये डायमेंशन बिल्कुल। हम देख लेते हैं अपने ऑप्शंस में से जी। वॉल्यूम फ्लो रेट की डायमेंशन L3T-1 जो हमने निकाली। फोर्स की डायमेंशन हमें ज़बानी याद है, रिपीट हो गया L/G वाली डायमेंशन। और डायमेंशन ऑफ कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आप ऑलरेडी निकाल चुके हो। सेंट्रीपिटल फोर्स वही फोर्स वाली, जी की डायमेंशन, एक्सेलरेशन LT-2, वर्क, टॉर्क, ये वो है सारी डायमेंशन हम कर चुके हैं, इनको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। जहाँ पे मुझे जरूरत महसूस होगी वो हम कर लेंगे। अभी चूंकि लाइट ईयर के बारे में मैंने बताया नहीं, इसलिए मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इस साल 2025 में भी यही MCQ आया हुआ था लोअर बोर्ड में। M0 L0 T-1, सोचिए ये किसकी डायमेंशन है। देखिए मैथ भी इंक्लूड नहीं, लेंथ भी इंक्लूड नहीं, लेकिन T है -1 फ्रीक्वेंसी की, या हमने एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहा था, या फिर हम एंगुलर वेलोसिटी की डायमेंशन हम निकाल चुके हैं। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का ऑप्शन मौजूद है, ये फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन है। किस पेयर की डायमेंशन सेम है? वर्क एंड टॉर्क बाकी हम ऑलरेडी जानते हैं। ये रिवर्स में आपको MCQ इस तरह से आता है, ML2T-3 किसकी डायमेंशन है? तो रिवर्स में आपने ये भी याद रखना है, तो ये प्रेशर की पावर की सॉरी डायमेंशन है। किस पेयर की डायमेंशन सेम है? मोमेंटम इम्पल्स, ये कल हमने सीखा था। फोर्स हो गया,
मेनली ये क्वेश्चंस थे जो डायमेंशन एनालिसिस से रेलिवेंट बोर्ड में आ चुके हैं। आप इनको एक दफ़ा रिव्यू कर लीजिएगा, बाकी नोट्स आप कल प्रिंट करके रखें, फिर इंशाल्लाह हम उनको भी डिस्कस कर लेंगे। अभी किसी बच्चे का डायमेंशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, अपना माइक ऑन करें, आप बिला झिझक वो सवाल पूछें। कोई डायमेंशन समझना चाहते हैं तो बताएं, मैं आपको वो डायमेंशन समझा भी देता हूं। जी बेटा। सर डायमेंशन ऑफ विस्कोसिटी समझा दें, वो मैंने लेट ज्वाइन किया था ना इसलिए। कॉस्टी समझा दो, पेज नंबर 1 पे। बेटा ये है, ये कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एफ इक्वल 6 पाई ईटा आर वी। तो ईटा होगा F/6 पाई आर वी। ये जो 6 पाई है कांस्टेंट है, इसकी डायमेंशन होंगी नहीं। तो फोर्स की डायमेंशन हो गई ML T-2। नीचे रेडियस था R, इसकी डायमेंशन से लेंथ वाली डायमेंशन हो गई। और वेलोसिटी LT-1, ये लेंथ लेंथ से कैंसिल हो गया, ऊपर रह गया MT-2। और नीचे LT-1 था, ये L ऊपर गया तो बन गया ML-1। और T-1 ऊपर जाके T+1 हुआ, और -2+1 होके T-1 हो गया। ML-1, T-1, ये डायमेंशन है कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। जी, एनीवन एल्स, कोई और? बेटा कोई बच्चा, डायमेंशन से रेलिवेंट कोई भी सवाल है, कहीं से भी अगर आपको लगता है कि इस टॉपिक में हमें अभी भी कंफ्यूजन है, तो आप वो पूछ सकते हैं।